माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और उसी से रिलेटेड मैं मैथ्स से, जो कि आपका सीरीज़ 15 के 2 स्पेसिमेन पेपर अपलोड होने हैं वो कर रहा हूँ, प्लस उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जिस चैप्टर वाइज यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? जीएसटी, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, जिससे कि क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन में जीएसटी से रिलेटेड किस टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है बैंकिंग, बैंकिंग से किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में रूल्स रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका जो है शेयर एंड डिविडेंड, जो कि क्या है? रिड्यूस्ड है। उसके नेक्स्ट वाला यानी चैप्टर नंबर 4 जो है आपका 3 होगा, यानी कि लीनियर इन इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। फिर फोर्थ चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जो कि इस समय 5th है और एक जो है उसमें से कट गया, रिड्यूस हो गया, इसलिए 4th है। और उसके नेक्स्ट बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन और उसके बाद है एपी। पहले इतने सारे चैप्टर के बारे में वन बाय वन जो उससे रिलेटेड आपका मेन फॉर्मूला या मेन बेसिक टिप्स कह सकते हो, वो वन बाय वन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जीएसटी, गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स, मेनली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या था, जीएसटी में क्या था? जीएसटी में मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर सेल्स इन अ जीएसटी। वन इज नोन एज intra-state cells and second one is interstate. In case of intrastate means manufacturing unit and selling unit both are in the same state. Same state means अगर आपका जहां पे सामान बन रहा है और उसी स्टेट में सामान सेल भी हो रहा है, that means intrastate. In that condition GST will be applicable in a 2 format, SGST and CGST. SGST that is for state government, CGST for central government. In case of interstate, only one taxes are applicable, that is known as IGST, Integrated Goods Services and Tax. In case of intrastate, if the total rate of GST is given as 18%, then 9% for SGST and 9% for CGST. But in case of interstate, means the selling point and the manufacturing unit both are in the different states. For example, selling point is in Mumbai and manufacturing unit is in UP, then there will be applicable on a IGST, that is integrated. So total GST rate is 18%, then total given to the IGST. In that condition SGST and CGST will be 0. यानी ऐसे कंडीशंस में जब इंटर स्टेट की बात आएगी, यानी सेलिंग पॉइंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोनों डिफरेंट जगह पर होंगे, ऐसे केसेस में आईजीएसटी केवल एप्लीकेबल होगा और टोटल जो रेट होगा जीएसटी का वो टोटल आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जिसका कि नाम है आईजीएसटी। अगर इन केस में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि देयर इज अ केस ऑफ इंटर स्टेट कंडीशन, then what is the value for SGST? Then you have to write the value for SGST is 0%, क्योंकि उस कंडीशंस में ओनली एप्लीकेबल होगा IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज एंड टैक्स। ओके, उसके बाद इसमें कितने स्लैब हैं? इंडिया में हमारे रेट ऑफ जीएसटी के 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। अगर पूछेगा आपको तो कितने स्लैब्स हैं, तो आप 5 स्लैब्स इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, यानी रेट ऑफ जीएसटी का जो है 5 स्लैब हमारे यहाँ चलता है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास है कि इन केस ऑफ देयर इज अ गिवन इन अ क्वेश्चन दैट इज अ डिस्काउंट वन, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डिस्काउंट फर्स्ट। अगर किसी कंडीशंस में आपका किसी का एमपी दिया हुआ है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है, उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है, देन व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय दैट कंडीशन।
यानी इस कंडीशंस में पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंट वैल्यू निकालने के बाद जो उसमें से माइनस करोगे, टोटल अमाउंट में से जो बचेगा उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। समझ गए? तो ये था जीएसटी से रिलेटेड जो तुम्हारे मेन बेसिक पॉइंट्स हैं कि इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, एसजीएसटी का यूज करेंगे, सीजीएसटी का भी यूज करोगे, आईजीएसटी का भी यूज करोगे, और कैसे हम उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर दिया है कि अगर किसी भी चीज का एमपी सपोज करो, मार्क प्राइस इज गिवन एज ₹18,000 and there is a discount one that is given as 10%. Rate of GST is given as 10%. Then what will be the total amount paid by that consumer? इस कंडीशंस में सबसे पहले आप डिस्काउंट वैल्यू फाइंड करोगे। डिस्काउंट वैल्यू जिस तरह से निकालते हैं, जितना रुपीस दिया है इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, मीन्स 1800 रुपीज़ पहले इसमें से माइनस करेंगे। यानी जो पैसा हमारा क्या है, 18,000 जो एमपी था, मार्क प्राइस जो था, उसमें से 18,000 माइनस 1800, 0 0 2 6 1, यानी अमाउंट फॉर जीएसटी, जिस अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। यानी अब जीएसटी वैल्यू कितनी होगी, 16,200 इंटू 10/100, 0 0 कैंसिल, 1,620 इज द जीएसटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 1,620। सो टोटल पेमेंट, टोटल कितना उसका पे करेंगे बिल, टोटल पेमेंट दैट इज 6,200। तो इसमें 16,020 रुपीज़ हम ऐड करेंगे, ये हो गया तुम्हारा 17,820 इज द टोटल वैल्यू आफ्टर जीएसटी एट द रेट ऑफ 10%। यानी इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एमपी ऑलरेडी गिवन था, एमपी में डिस्काउंट वन जो है, डिस्काउंट वन की वैल्यू हमने निकाल ली, ₹1,800 रुपीज़ आ गया डिस्काउंट वैल्यू, इसमें से माइनस किया। अब माइनस करने के बाद जो अमाउंट है दैट इज द अमाउंट पेबल फॉर जीएसटी, और इस पे आपने जीएसटी 10% निकाले 1,620 इसमें ऐड करोगे, यानी कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को इतना देना पड़ेगा 17,820। इट इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे रेट ऑफ जीएसटी निकालते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पहले डिस्काउंट निकालना है, तब उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी लगाना है। बट इन केस ऑफ अगर डिस्काउंट ना होता, सपोज करो ये डिस्काउंट वन नहीं दिया होता और एमपी इज गिवन एट ₹18,000, रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन एज 10%, देन फाइंड द वैल्यू फॉर टोटल पेमेंट। तो आप सीधा 18,000 का 10% निकालते, वो आ जाता 1,800 और उसमें इसको ऐड कर देते तो टोटल अमाउंट आ जाता। समझ गए? ओके। सेकंड टॉपिक जो हमारा उसी से रिलेटेड है वो हमारा है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या था कि बैंकिंग में आपके मेन जो पॉइंट्स है, फर्स्ट था प्रिंसिपल, अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। यानी बैंकिंग केस में हर महीने जितना रुपया आप डिपॉजिट करते हो पर मंथ दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे हम पैसा जमा कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा। थर्ड वो था क्या, टाइम हमेशा किस में यूज़ कर रहे थे, मंथ में, यानी इसीलिए इसका नाम ये है मंथली अकाउंट। जो आरडी अकाउंट होता है उसका दूसरा नाम है मंथली अकाउंट। और तीसरा जो हमारा चौथा पॉइंट जो आ रहा था वो ये था कि हमें बैंक एट द मोमेंट और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो टोटल पैसा रिटर्न कर रहा है दैट इज नोन एज मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू।
ये 4 पॉइंट मेनली थे। सपोज करो अ पर्सन डिपॉजिट रुपीज, अ पर्सन डिपॉजिट रुपीज 500 पर मंथ फॉर 2 years. Find the total amount deposited. ये आ गया, 1 मार्क्स में आएंगे ये MCQ। कह रहा है कि अगर 500 रुपये पर मंथ जमा कर रहा है 2 years के लिए तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड क्या होगा। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल टू P इंटू टाइम, यानी P कितना है 500, टाइम हमेशा मंथ में रखेंगे, 2 years है यहाँ पे तो 2 इंटू 12 यानी 24, 24 5 120, यानी इतना रुपये आप खुद जमा करोगे, यानी 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ हमने जमा किया, यानी टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इतना हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमें बैंक कितना लौटाएगा। सपोज दैट सेकंड कंडीशन होता इफ रेट इज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड MA और MB। तो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N, N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। P की वैल्यू हो गई 500 टाइम 24, 25 इंटू रेट, रेट आपका ऑलरेडी 8% है, यहाँ पे भर दीजिए 2 इंटू 12 इंटू 100, 12 2 जा 24, 0 0 कैंसिल, 25 8 जा 200, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आ जाएगा। ये आ गया इंटरेस्ट। तो MA इज इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, मीन्स कितना पैसा आपने जमा किया 12,000 और 1,000 रुपीज़ के मिला, हो गया 13,000। दिस इज़ द टोटल अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट। ये पैसा आपको रिटर्न करेगा कौन, बैंक, कब, 2 साल के बाद। अब यहाँ पे केवल अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 500 पर मंथ जमा कर रहे हैं 2 years के लिए, फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर और डिपॉजिटर, तो क्या हो गया P इंटू T करेंगे, यानी 500 इंटू 24 आ गया, यही आंसर हो जाता है। बट इन केस ऑफ इफ रेट इज गिवन एज एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर MA और MB, देन इन using the formula for interest P into N plus 1 into R upon 2 into 12 into 100, उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे 1000 आ गया, और 1000 में ये टोटल अमाउंट को जोड़ देंगे यानी ऐड कर दोगे तो ये 13,000, दिस इज द वैल्यू फॉर MA और MB। ये आपका बैंकिंग का मेन बेसिक क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, सपोज करो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये जब तीनों दिया है तब तो हमने MA और MB निकाला। इन केस प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन, MA इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर रेट। अगर रेट आपको फाइंड करना है, सपोज दैट, ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे, जो प्रिंसिपल दिया है और टाइम दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई करके पहले तो ये निकाल लेंगे टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड यानी तुमने कितना पैसा जमा करिए ये पता है, और MA और MB दिया हुआ रहेगा यानी टोटल पैसा रिटर्न कितना किया ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें से उसको निकाल लेंगे तो उतना पैसा क्या हुआ, जो एक्सेस अमाउंट है दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, दैट अमाउंट इज रिटर्न हियर। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के जगह लिखना रहेगा और ये R रहेगा खाली, क्यों, क्योंकि R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। देन यूजिंग दिस फॉर्मूले इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N प्लस 1 इंटू R के प्लेस पर खाली रहेगा और इंटरेस्ट के प्लेस पर आ जाएगा जो उसमें से MA में से आपने टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड को माइनस करेंगे, यहां लिख देगा, रेट निकल आएगा। ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप, सपोज दैट कि प्रिंसिपल इज गिवन, टाइम इज गिवन, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, MA इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर टाइम।
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले जो है क्या करोगे, हम जानते हैं कि एम ए इज इक्वल टू होता है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड में टाइम नहीं दिया रहेगा तो P इंटू टी करेंगे, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 500T, और 500T में इस फॉर्मूले से इंटरेस्ट को यहाँ रखेंगे इक्वल टू यहाँ पे हम एम ए का वैल्यू रख देंगे, और जैसे ही ये रखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मेट किस फॉर्मेट का है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा इसमें आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, आइदर यहाँ पे यूज कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर ए बी सी मिल गया तो अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो। एक वैल्यू उसमें से नेगेटिव आएगी उसको कैंसिल कर देंगे या इनवैलिड लिख देंगे, और जो दूसरा वाला वैल्यू है वही पॉजिटिव वैल्यू आंसर हो जाएगा। यानी टाइम निकालने के लिए मैंने बता दिया। इन केस ऑफ प्रिंसिपल फाइंड करना है तो क्या करोगे, रेट गिवन रहेगा, टाइम दिया रहेगा, एम ए दिया रहेगा। सारे कंडीशंस में आपको सबसे पहले लिखना है एम ए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। अब एम ए ऑलरेडी गिवन रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड में प्रिंसिपल नहीं है तो पी मान लेंगे, और टाइम दिया रहेगा सपोज करो कुछ भी, यहाँ तो पी इंटू टी प्लस इंटरेस्ट जो आएगा, इन दोनों के साथ इसको ट्रांसफ़र करोगे, फिर वो वैल्यू हम निकाल लेंगे। यानी इसमें हमारे पास कितने तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, या तो फाइंड करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, या तो फिर रेट को, या तो फिर टाइम को, और चौथा जो है हमारा एम ए और एम बी, जो कि फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ही हमारा है एम ए और एम बी निकालना। इस चारों में से कोई ना कोई दो क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इससे रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या फिर यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप मैसेज करिए, मैं देखने के बाद आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है लीनियर इन इक्वेशन। तो लीनियर इन इक्वेशन से रिलेशन क्या, लीनियर मीन्स पावर 1, जो आपका पावर 1 से रिलेटेड है, और इन इक्वेशन जो कि इक्वेशन का ही फॉर्मेट है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में सपोज दैट कि 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4, ये हमारा एक इक्वेशन है, और पावर इसकी क्या है 1 है, तो ये लीनियर में आएगा, और इसके आंसर्स भी कितने आएंगे, ओनली 1 आएंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 6 2x इज इक्वल टू माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 1। ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, इसको बोलेंगे। तो अब इन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होगा, अगर सिंपली इसी बात को इस तरीके से लिख दीजिए, ऐसे 2x प्लस 4 लेस देन 4। अब यहाँ पे कई सिंबल यूज कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे x का जो यानी हमारा वेरिएबल है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा कि हमारा x क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या फिर रियल नंबर। इसमें से कोई ना कोई एक रहेगा, और ऐसे कंडीशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट इसी को सॉल्व करो, 2x 4 माइनस 6 2x माइनस 2, x की वैल्यू -1, लेस देन -1, -1 से छोटा। अगर -1 से छोटा है सपोज करो इसकी वैल्यू, और बोला अगर ये नेचुरल नंबर है, सपोज दैट ये पहला वाला कंडीशन, तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी किससे स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नहीं होगा। ऐसे कंडीशंस में इसका आंसर हो गया 5 यानी नल सेट। बट इन केस ऑफ इसका आंसर अगर इंटीजर्स में हो, यानी अगर ये दिया है कि इंटीजर्स लेस देन -1, तो लेस देन -1 यहाँ पर नंबर लाइन पे आ जाइए, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे 1 2 3 4। अब लेस देन -1
यहाँ पे हम हैं, और लेस देन -1 मीन्स इधर चलेंगे, अगर ग्रेटर देन होता तो इधर चलते। तो -1 से छोटा -2, -3, -4, इस तरह से दिखा दीजिए इसको। यानी इसका आंसर हो जाएगा -2, -3, -4, ऐसे डॉट डॉट। ये तुम्हारा हो गया किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। तो ये तो हो गया अगर सिंपली इधर में क्या है, आंसर्स हमारे अगर डायरेक्ट जो वेरिएबल के साथ में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी पॉजिटिव साइन है, ऐसे कंडीशंस के लिए तो आसान हो गया। बट इन केस ऑफ अगर इस तरीके से आ जाता, सपोज करो कि यहाँ सॉल्व करने के बाद ऐसा आ जाए, मान लेते हैं, इमेजिन किया, तो ऐसे कंडीशंस में ये जो हमारा माइनस साइन कैंसिल होगा और ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 5 और 5 से बड़ा जो होगा, यानी इसका आंसर होगा 6, 7, ऐसे चलेंगे। एक तो ये हो गया कि अगर दोनों साइड पे है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया। अगर इन केस इस तरीके से है सपोज करो, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -5। अब ऐसे कंडीशंस में जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -5 से बड़ा, और -5 से बड़ा कौन होगा, इधर आएंगे, तो -4 होगा, -3, -2, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। यानी इनइक्वलिटी रिवर्स कितने जगह पे हो रहा है, इन केस वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर आपका इस कंडीशंस में आ रहा है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया और दोनों साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। और इनइक्वलिटी रिवर्स अगर यहाँ पे वेरिएबल के साथ में है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। बट इन केस ऑफ अगर इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पे अगर आंसर आ रहा है x की वैल्यू लेस देन -1, यानी वेरिएबल के साथ में अगर कोई साइन नहीं है यानी पॉजिटिव है, ऐसे कंडीशंस में जो हमारा आंसर होगा, ये इन जो सिंबल होगा वो चेंज नहीं होगा। तो ये था मेन लीनियर इन इक्वेशन और इक्वेशंस में मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे थे इन इक्वेशन को तो उसके आंसर्स केवल एक आएंगे, यानी पावर 1 है तो उसका आंसर भी 1 होगा। बट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो उसके 2 आंसर होंगे, अगर क्यूबिक के लिए आता तो 3 आंसर आएंगे, यानी जितना पावर उतना आंसर। बट लीनियर इन इक्वेशन में क्या आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन बेस्ड, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर इज गिवन, आंसर 1, 2, 3 से शुरू होगा। अगर इंटीजर्स दिए हुए, अगर होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3। इन केस ऑफ इंटीजर इज गिवन एज, देन उसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंडीशन से हो सकते हैं। और अगर रियल नंबर है तो पॉइंट यानी डेसिमल, रूट्स, सारे वैल्यू आएंगे। तो मेनली यहाँ पे हमको देखना है इनइक्वलिटी कब रिवर्स हो रहा है। इनइक्वलिटी 2 कंडीशंस में रिवर्स हो रहे हैं, या तो वेरिएबल के साथ में सिंबल है यानी माइनस साइन, या फिर दोनों तरफ माइनस साइन है तो भी इनइक्वलिटी रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे सिंगल अगर वेरिएबल के साथ में है तो भी इनइक्वलिटी रिवर्स हो रहा है। बट पहले कंडीशंस में पॉजिटिव हो जाएगा अगर दोनों साइड पे है, और अगर सिंगल वेरिएबल के साथ है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ax² + bx + c = 0। दिस इज द मेन और स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 मेथड हमारे पास है। पहला मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन या फैक्टराइज, और सेकंड मेथड जो हमारा है वो है अल्फा बीटा मेथड, या इसका दूसरा नाम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, या फिर फार्मूले बेस्ड। यानी इसको हम फार्मूले बेस्ड भी कह सकते हैं या श्रीधराचार्य भी कह सकते हो। उसमें से हमें उसकी वैल्यू जो कंडीशंस की है वो निकालनी पड़ती है। d = b² - 4ac। टेस्ट करेंगे, देयर आर 3 कंडीशंस, आइदर d = 0, सेकंड कंडीशन d इज ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन d इज लेस देन 0। d इज इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा बीटा विल सेम और इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इफ d इज ग्रेटर देन 0
देन अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट या अनइक्वल भी बोल सकते हो। थर्ड, डी इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी, यानी आप नहीं निकालोगे, इमेजिनरी है, ठीक है। यानी ये तीन कंडीशंस मेनली इससे रिलेटेड है। फैक्टराइज के लिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड में आते हैं आपको फैक्टराइज से नहीं करना है। फैक्टराइज से तब आप करोगे जब इक्वेशन को खुद आप फ्रेम करोगे, यानी इक्वेशन फ्रेमिंग वाले क्वेश्चंस में तो आप फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है। सपोज करो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो अल्फा बीटा मेथड का यूज़ 6, 7, 8 क्लास में जो करते थे तो हम क्या करते थे, सीधा सीधा इसका हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, यानी इन दोनों को प्लस करने के बाद ये मिले और इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके बराबर हो जाए। अब x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 4, यानी ऐसे कंडीशंस में x प्लस 4 और x प्लस 2 और इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी है यहाँ पे फॉर्मेट में, तो हम जब इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -4 और इससे करेंगे तो x की वैल्यू -2। अब यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है वो अल्फ़ा बीटा मेथड यूज़ करना है। ऐसे कंडीशंस में पहले हमको डी फाइंड करना है और डी फाइंड करने के बाद हमें ये देखना है कि जो d की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है किस रेंज में है। आइदर इट इज़ इक्वल टू 0 तो अल्फ़ा बीटा सेम होगा, d इज़ ग्रेटर देन 0 अल्फ़ा बीटा अनइक्वल होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट। अब यहाँ पे आप देख लो करके इसको, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कौन होगा, ये है b, यानी 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, 6 6 जा 36 माइनस 32 आ गया 4। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब यहाँ पे 4 आया, ये रेंज में है। d इज़ ग्रेटर देन 0, अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस रूट अंडर d अपॉन 2 है। -b मीन्स -6 प्लस अंडर रूट 4 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ गया -6 प्लस 4 -4 अपॉन 2 आ गई वैल्यू -2। सिमिलरली बीटा के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा बाकी सब सेम, -6 -2 अपॉन 2 -8 अपॉन 2 वैल्यू आ गई -4। आंसर्स तो सेम ही आएंगे, बट अगर इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूले या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको फार्मूले का ही यूज करना। यहाँ पे बच्चे अगर ये फार्मूले से आपने किया आपका नंबर 0, यानी आपको ये यूज नहीं करना है। आपको हमेशा यूज करना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी उसके थ्रू जाइए, यानी फॉर्मूले के थ्रू जाइए। पहले अल्फा की वैल्यू निकालिए, फिर बीटा की वैल्यू निकालिए और उसको दिखाइए कि क्या आ रहा है। आंसर्स तो सेम आएंगे, लेकिन आंसर्स पे ये तुम मत नहीं कह सकते बाद में कि हमने ये हमारा सही है, क्योंकि आपको हमेशा यूजिंग द फार्मूले यूज़ करना है। क्लास 10th में आपको श्रीधराचार्य मेथड का यूज़ करना है, ऑलरेडी CBSE में भी यूज़ करना है ये, लेकिन उसमें ये छूट होती है कि आप फैक्टराइज से कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ ICSE बोर्ड की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको यही करना है, ये नहीं करना है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेनली बेस्ड किस पे होता है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोड है। AP होता क्या है, सीरीज़ क्या है, ये सब ऑलरेडी उसमें डिस्कस है, तो आप उसके थ्रू जाइए। तो एडिशंस में सपोज दैट कि हमारे पास इस तरह का नंबर दिया है 2 4 6 8 10, मान लो ऐसा दिया। अब इस नंबर को हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो
ए कहलाता है। और इससे इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, वो 2 का है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एडिशन वाला टर्म, क्योंकि इसमें से आप हमेशा 2 ऐड कर रहे हो तो ये मिल रहा है। और कॉमन डिफरेंस का दूसरा फार्मूला था टर्म 2 माइनस टर्म नंबर 1। अगर किसी भी दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स को अगर माइनस करोगे, 8 माइनस 6 यानी 2, 10 माइनस 8 मिलेगा 2। और ये पहला टर्म होता है टर्म नंबर 1, जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला, अगर सपोज दैट कि टर्म नंबर 30 पर कौन होगा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी एन टर्म नंबर, कौन सा नंबर यूज करना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आप पूरे सीरीज लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, n 30 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 30, माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर क्या है 2, यह आ गया 2 प्लस 29 इंटू 2 दैट इज 58, यानी 8 और 2 10 0 1 6, यानी कि जो हमारा 30th टर्म होगा वो 60 होगा। यानी किसी भी ये पर्टिकुलर सीरीज में जो है, जो किसी रूल्स को फॉलो कर रहा है उसको हम सीरीज बोलते हैं। और सीरीज का फर्स्ट टर्म ए से इंडिकेट होता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए ये टी एन टर्म या फिर ए एन भी लिख सकते हो, या फिर एनथ टर्म कह सकते हो, या फिर लास्ट टर्म कह सकते हो। यानी इस सीरीज का लास्ट टर्म हम फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, टी एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी ऐसे कंडीशंस में सपोज दैट किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, इफ टी एन टर्म्स इज गिवन, टी एन टर्म्स इज गिवन एज 2n प्लस 2, फाइंड ए डी T10, सब इसी से हम बना सकते हैं। सपोज करो कि हमें ए फाइंड करना है तो Tn टर्म में पहले 1 रखिए, हो गया 4, टर्म नंबर 2 रखिए 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, T3 रखिए 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। अब यहाँ पे देखिए अपने आप ये जो खुद से आ रहे नंबर ये सीरीज में आ गया। अब ए इसमें मिल गया, पहला तो ए हो गया 4, और कॉमन डिफरेंस के लिए टर्म नंबर 2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 4 करोगे, आ गया 2। और पर्टिकुलर सपोज दैट T10 हमको निकालना है तो डायरेक्ट रख दीजिए, T10 मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 2, 10 2 जा 20 प्लस 2 22। यानी हमको डायरेक्ट कंसर्निंग कोई भी नंबर्स अगर फाइंड करना है, इन केस ऑफ Tn टर्म इज गिवन, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाइए, वो सीरीज आपका आ जाएगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी टर्म आ रहे हैं किसी भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का वैल्यू निकालो, वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और पर्टिकुलर T10 निकालना है, T20 निकालना है, T30 निकालना है, आप उसमें सीधा भी वैल्यू रख दीजिए। इन केस अगर सीरीज दिया है तो आपको Tn टर्म निकालना है। सपोज दैट कि 3 6 9 है, फाइंड Tn टर्म। तो Tn टर्म का फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, Tn टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे कंडीशंस में ए की वैल्यू हो गई 3 प्लस एन माइनस 1, 6 माइनस 3 हो गया 3, यानी 3 प्लस 3n माइनस 3, ये कैंसिल हो गया, Tn टर्म आ गया 3n। यानी अगर सीरीज दिया है तो Tn टर्म निकाल सकते हैं, Tn टर्म दिया है तो उससे सीरीज निकाल सकते हैं, AP का पूरा कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कंसर्निंग वो जो भी वैल्यू दिया रहेगा T10 T20 T15, ये हम निकाल सकते हैं। ओके।